है हम बहुत शॉर्टकट में और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने शॉर्ट नोट्स के थ्रू इस सिलेबस को कवर करना स्टार्ट किया है ताकि आपको कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मिल सके। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने रिसर्च के कुछ टॉपिक पढ़े, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, आपने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? आपने ये पढ़ लिया कि किस तरीके से हमें रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने देख लिया कि कैसे आपको लिटरेचर बनाना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस मेथड के थ्रू आप रिसर्च करोगे। ठीक है, जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर दिखाया था रिसर्च मेथडोलॉजी का, जिसमें आप हर चीज़ डिसाइड करते हो कि कौन सा मेथड आपने सिलेक्ट करना है रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका चूजिंग द रिसर्च डिज़ाइन आपका इसमें आएगा। तो चूजिंग द रिसर्च डिज़ाइन में आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे कि आपको किस एरिया में किन लोगों के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सैम्पल साइज़, आपको अपना पॉपुलेशन, आपको अपना एरिया, ये सब सिलेक्ट करना होगा। कितने लोगों पे आपने काम करना है, आपका सैम्पल क्या रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होगी। किस मेथड के थ्रू आप रिसर्च करोगे, क्वेश्चनर मेथड के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट करना है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। ठीक है, जिसमें हम पूरा डिज़ाइन और एक लेआउट बनाते हैं कि हमें क्या प्रोसीजर अपना फॉलो करना है अपनी रिसर्च को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा, जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में पढ़ा था, हमारे पास कितने तरह की टाइप में रिसर्चेज थी। अप्लाइड थी, प्योर रिसर्च थी, इसके बाद हमारी एक्सप्लोरेटरी थी, एक्सप्लेनेटरी थी, डिस्क्रिप्टिव थी, एक्सपेरिमेंटल थी, हिस्टोरिकल थी, बहुत सारी रिसर्च हमने वहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, एनालिटिकल थी, तो काफ़ी सारी रिसर्चेज हमने अपने पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो रिसर्च मेथड्स हैं, ठीक है, जो भी हमारा रिसर्च मेथड चल रहे हैं वो हमारी कौन सी रिसर्च की टाइप हमने सिलेक्ट की है। अगर हमने एक्सपेरिमेंटल की है तो हम क्या एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं वो हम बताएंगे रिसर्च डिज़ाइन में। ठीक है, अगर हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की है तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, केस स्टडी मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, या फिर हम आपका क्वेश्चनर मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे अपनी रिसर्च डिज़ाइन में। तो सबसे पहले आप ये सिलेक्ट करोगे कि आपने कौन सी वाली जो टाइप ऑफ रिसर्च है वो सिलेक्ट की है, फिर उसी हिसाब से हम उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनाएंगे, रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए चूजिंग द रिसर्च डिज़ाइन में आपका क्या है। ठीक है, चूजिंग द रिसर्च डिज़ाइन में आपका है, सबसे पहले क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक रोड मैप। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है आपका, एक रोड मैप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम सबसे पहले जगह हमें कोई अपना घर बनाना है, मकान बनाना है, तो हम क्या बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक जो नक्शा होता है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट क्या है, एक नक्शा ही एक मैप है, जिससे हम जिसमें पहले ही हम स्टेप बाय स्टेप एक पूरा प्रोसीजर सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सी रिसर्च डिज़ाइन जो है हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन हमारी क्या है, एक तो ब्लूप्रिंट है। ठीक है, यानी कि एक नक्शा है, एक मैप है, रोड मैप है। हम पहले से ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम पूरा प्लानिंग करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे। तो जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट और एक रोड मैप की तरह है, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपनी रिसर्च में हम आगे करने क्या वाले हैं। तो इसमें पूरा हमारा क्या होता है, पूरा एक लेआउट बना हुआ होता है। वो लेआउट हम बनाएंगे अपनी रिसर्च डिज़ाइन में कि हमें क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो इसमें और क्या आएगा आपका रिसर्च डिज़ाइन में, फुलफिल ऑब्जेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन ऐसी बनाएंगे हम, जो कि हमारे क्या रिसर्च का जो भी ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में उद्देश्य बनाए थे रिसर्च के, उसको फुलफिल करें। ठीक है, मास्टर प्लान होता है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसको अगर आप देखोगे तो एक तो ये रोड मैप है, ठीक है, ब्लूप्रिंट है, मास्टर प्लान है, एक ही बातें हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप है। मास्टर प्लान मतलब ये है कि हम पहले से ही पूरा एक प्लान बना के बैठ जाते हैं, उसी प्लान के हिसाब से हम काम करते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होना नहीं पड़ता है। ठीक है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे ये देखना है कि
जो मेरी क्लास में रेगुलर बच्चे आ रहे हैं उनके मेरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं और जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं उनके मेरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं कंपेयर करूँगी। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, अपना अटेंडेंस रजिस्टर लेना है, ठीक है। तो यानी अटेंडेंस रजिस्टर लिया, उनका रिजल्ट निकाला बच्चों का। तो कलेक्शन में क्या करूँगी, डेटा को कलेक्ट करूँगी, फिर उसको प्रोसेस करूँगी, फिर मैं कनेक्ट करूँगी कि जो एक स्टूडेंट मेरी क्लास में रेगुलर आया तो उसके कितने % मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेटा को एनालिसिस किया, उसकी प्रोसेसिंग की और फिर मैंने उसको एनालाइज किया डेटा को, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन में यही मेथड आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको क्या करनी है, अपनी रिसर्च डिज़ाइन बनानी है, किस तरीके से आप अपने डेटा को कलेक्ट करने वाले हो, आप रिसर्च के लिए प्रोसेसिंग करने वाले हो और डेटा को एनालाइज करने वाले हो। इसके बाद हमारा प्लानिंग, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, ठीक है। प्लान बनाओगे आप, स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ हम पूरी इसमें हम डिस्कस करते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में क्या है, देखो हम सर्वे वाली रिसर्च डिज़ाइन ले सकते हैं जिसमें हम सर्वे करेंगे, एक्सपेरिमेंट वाली रिसर्च डिज़ाइन ले सकते हैं और सेकेंडरी डेटा स्टडी भी हम इसके अंदर ले सकते हैं और ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी हम ले सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स हैं जिसमें हम ये वाले मेथड ले सकते हैं, ठीक है। सर्वे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च डिज़ाइन के अंदर कि अगर मैं डेटा को क्या कर रही हूँ, घर घर जाके मैं लोगों को क्वेश्चनर दे रही हूँ, उनके साथ बैठ के क्वेश्चनर भरवा रही हूँ या उनसे भरने के बाद कलेक्ट कर रही हूँ, या मैंने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, अपने रिसर्च को लेकर के। जैसे कि अगर मुझे ये देखना है कि पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र का जो है, मैंने 2 या 3 फर्टिलाइज़र लिए हैं, ठीक है। तो 2 या 3 फर्टिलाइज़र लिए हैं तो उनका प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, 3 फर्टिलाइज़र लिए मैंने जो, और 3 ही प्लांट लूँगी, ठीक है, सेम प्लांट। और सेम प्लांट्स पे मैंने हर फर्टिलाइज़र को मैं बिल्कुल एक सेम अमाउंट में मैं उसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी। तो उससे पता चलेगा कि जो अगर तीनों में से जिस प्लांट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, वो फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया जिसमें हम बिल्कुल एक एक चीज़ क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि जो आपने फर्टिलाइज़र डाला है वो बिल्कुल नाप तोल के आप डालोगे, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें क्या होंगी, कंट्रोल्ड होंगी। सेकेंडरी डेटा स्टडी हो गया। सेकेंडरी डेटा स्टडी का मतलब क्या है कि किसी और ने जो डेटा लिया है, किसी और ने जो डेटा काम किया है, उसी काम से मैं अपने मतलब का काम निकाल लूँ, ठीक है। तो वो सेकेंडरी डेटा स्टडी हो गया। ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो गया जिसमें मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके चीज़ों को निकालती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। मैं बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ डेली और फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से कोई थ्योरी और हाइपोथेसिस बना देती हूँ। जैसे मैंने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव में आपको मैंने समझाया था, इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में ये होता है कि पहले मैंने ऑब्जर्व किया और फिर मैंने थ्योरी बनाई और फिर उस थ्योरी को चेक होने के लिए मैंने फर्दर आगे रिसर्च के प्रोसेस के लिए भेज दिया, ठीक है। फिर है हमारा इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन में आंसर ऑफ हाउ। इसमें हम क्या करते हैं, अब रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो हम हाउ का आंसर देंगे कि हमें काम करना कैसे है, ठीक है, कैसे हमें काम करना है, ये हम किस में बताएंगे, रिसर्च डिज़ाइन में बताएंगे। प्लान, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी, ठीक है। हम आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी को क्या करना है, आपने प्लान करना है। कंप्लीट स्कीम एंड प्रोग्राम आप इसमें बनाओगे, ठीक है, पूरा टोटल कंप्लीट स्कीम और प्रोग्राम बनाओगे। और ऐसा नहीं है कि आगे चेंज नहीं हो सकता है, आगे आप जब अपनी पूरी रिसर्च डिज़ाइन आपने बना ली और आपको अपना काम करते समय, जब आप रिसर्च कर रहे हो उस समय इम्प्लीमेंट करते समय अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पे थोड़े चेंजेस होने चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। इतना रिजिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन फिर भी एक पूरा प्लान आप पहले से बना के चलोगे ताकि आपको फ्यूचर में जब आप काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्लियर हो कि आपको काम करना क्या है, ठीक है। फोकस ऑन वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेटली और इकोनॉमिकली, ठीक है। किस किस पे क्या करता है, फोकस करता है, ये वैलिडिटी पे काम फोकस करता है। वैलिडिटी मैंने आपको बताया था कि ये एक्यूरेसी पे ही काम करता है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही से आपने काम किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जो आया है ऐसे का ऐसा ही आप बता रहे हो, उसमें कुछ भी आपका अपना खुद का ओपिनियन नहीं है, सब्जेक्टिव ओपिनियन उसमें नहीं है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है ये आपका। इसमें क्या होगा, आपका सिस्टम से आप चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल करना है, उसके बाद आप डेटा कलेक्शन की तरफ चलोगे, ठीक है। तो हर रिसर्च डिज़ाइन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा क्या स्टेप आपको पहले करना है और क्या स्टेप उसके बाद में करना है। हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज ऑफ डेटा। अब कैसे आप अपने डेटा को कलेक्ट करोगे, कैसे आप उसे एनालिसिस करोगे, ठीक है, कैसे आपको असेस करना है अपना डेटा, कैसे आप किसको उसको कैलकुलेशन करोगे, प्रोसेसिंग करोगे डेटा की, ये सब आप इसमें बताओगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी क्लास के
4 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, ठीक है, जिसमें से अगर मैं पूछूं कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चे नहीं आए हैं, तो क्या होगा 2, अगर मुझे पता है कि 2 बच्चे जो है मेरी क्लास में प्रेजेंट है और 2 बच्चे जो है मेरी क्लास में एब्सेंट है, तो एक तरीके से तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 2 प्रेजेंट है और 2 एब्सेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो सिंपल सा डेटा हो गया। इसको मैं प्रोसेस करके कैसे बोलूँगी कि 50% बच्चे जो हैं वो मेरी क्लास में आए हैं, 50% बच्चे जो है वो मेरी क्लास में नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया। तो जब हम डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हाउ टू कलेक्ट डेटा, एनालाइज एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो सैम्पलिंग है हमारा, इसके बाद हम रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग बताते हैं, प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे और मेथड ऑफ रिसर्च बताएंगे। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग होता है कि अगर मान लो कि मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, तो अब मैं 140 करोड़ लोगों पे तो नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ लोगों को सिलेक्ट करना होगा जिन पे मुझे वो काम करना है, ठीक है। तो सैम्पलिंग उसी को बोलते हैं। ये सैम्पल क्या करती है, ये 140 करोड़ लोगों को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, जो लोग मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो जो वो बोलेंगे हम ये मान सकते हैं कि वो 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको सैम्पलिंग बोलते हैं। अभी हम आगे जाके डिटेल में इसको पढ़ेंगे। स्टडी डिज़ाइन यूज़ करते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी, टाइम, कॉस्ट एक्सेट्रा सब हम इसमें बताते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टडी डिज़ाइन यूज़ किया है वो हम इसमें बताएंगे, कौन सी वाली यूज़ की है आपने, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें ये बताओगे कि रिसर्च मैथडोलॉजी कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट आपका कितना लगेगा, ये सब चीज़ें आप इसमें क्या बताने वाले हो, अपने रिसर्च डिज़ाइन में सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था आपके, इससे पहले 1 या 2 लेक्चर पहले मैंने ये सब दिखाया है आपको। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा टाइप ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। जब आप एक रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या फैक्टर जो है वो आपको इफेक्ट करते हैं। एक तो ये है कि आपका टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर आपकी जैसी प्रॉब्लम होगी उसी के हिसाब से आपको क्या करना होगा, अपने रिसर्च डिज़ाइन जो है सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम साइंटिफिक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको किस पे काम करना है, साइंटिफिक काम करना है, तो आप किस पे, कौन सी रिसर्च पे जाओगे, एक्सपेरिमेंटल पे जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी रिसर्च किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, आपको कौन सी रिसर्च टाइप को सिलेक्ट करना है। आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप सिलेक्ट करोगे, ये आप इससे आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सी रिसर्च डिज़ाइन आपको लेनी है। टाइम, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम दैट इज़ बीइंग स्टडीड, जो आज की डेट में जो भी मैंने टॉपिक लिया है उससे कितना काम हो चुका है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दी स्टडी, ठीक है। और जो हमारी स्टडी, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए कितने रिसोर्सेज, कितने साधन जो हैं वो हमारे लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्ट डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि मुझे कोविड के बारे में पता करना है, तो अब कोविड के बारे में इस समय पता करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है रिसर्च करने का, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ लगभग पता चल चुका है और बहुत आगे तक तो इस समय हम एक्सप्लोरेटरी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस समय हम कुछ नई एक्सपेरिमेंट करके कोविड को रिलेट करके हम उसमें कोई दूसरे एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करेंगे। एक्सप्लोरेटरी हम अभी नहीं लगाएंगे, जब नया नया कोविड आया था तब हमें एक्सप्लोरेटरी लगानी थी, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि हमारी प्रॉब्लम कौन सी है, उसी प्रॉब्लम के हिसाब से हमें अपनी रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला, फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस। जब आपने अपनी हाइपोथेसिस को लिख लिया है, ठीक है, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिसाइड की थी, उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्टिव्स बनाया था, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने क्या बनाया था, हाइपोथेसिस बनाई थी, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन बताएंगे, ठीक है। ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि क्या क्या आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या ऑपरेशन आप करोगे, एक्टिविटीज़ आप करोगे, ठीक है, ये सब हम बताएंगे। टू दी फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा, और कहाँ तक बताओगे आप, जब तक आपका जो डेटा है उसका फाइनल एनालिसिस नहीं हो जाता। तो ये सारा स्टेप आपका किसमें आएगा, रिसर्च डिज़ाइन में आएगा। ये सब बताओगे, हाइपोथेसिस आपने बना ली, उसके बाद आप कोई भी काम जो हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, डिसप्रूव करने के लिए आप जो कोई भी काम किस तरीके से करोगे ये आपका बताएगा। और जब तक आपका डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक की स्टेज जो है वो आपको रिसर्च डिज़ाइन में बतानी है, ठीक है। गुड रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, गुड रिसर्च डिज़ाइन वो होगी जिसमें मिनिमम एक्सपेरिमेंटल एरर्स होंगे, जिसमें गलतियाँ कम से कम हो, ठीक है, वो हमारा गुड रिसर्च डिज़ाइन होगी। रिलायबिलिटी हो, रिलायबिलिटी मतलब रिलायबिलिटी क्या था, आरसी यानी कि कंसिस्टेंसी, जिसमें हम जब भी रिसर्च करें, चाहे हम आज उस पर कर रहे हैं 15 साल बाद कर रहे हैं, तो उसके फाइंडिंग्स जो है सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो रिलायबल होनी चाहिए वो रिसर्च।
फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर कहीं हमें लग रहा है कि अब हमें यहाँ से जो हमने पहले डिसाइड किया था वो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसी हिसाब से वहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे रिसर्च डिज़ाइन में होनी चाहिए कि हम उसे चेंज कर लें। ठीक है, तो मैक्सिमम बायस होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का उसमें हम पहले से बायसनेस ना लेके चलें। हम अपने हिसाब से कोई ऐसी चीज़ ना करें कि सैम्पल हम ऐसा ले लें जो हमारे लिए हमारे हिसाब से आंसर दे, तो वो क्या है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए अच्छी रिसर्च डिज़ाइन में। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज इन कलेक्ट एंड एनालाइजिंग रिसर्च इन्फॉर्मेशन। और जो भी आप अपनी रिसर्च इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने डेटा लेके आए हो आप, और जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो वो सब आपका बेहतर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब आप बिल्कुल सही काम करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी रिसर्च का अगर आपने सही काम किया है तो उससे आपके क्या होगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट मिनिमाइज एरर। एक तो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एरर को मिनिमाइज, मतलब कम से कम एरर होनी चाहिए, यही वाली बात ये कह रहा है, कम से कम एरर आपकी इसमें होने चाहिए। इफिशियंट होनी चाहिए। ठीक है, इफिशियंट मतलब इफिशियंट का मतलब ये है कि जो भी हमने सोचा है वैसा हम सही से काम करें, ऐसा ऐसी होनी चाहिए जिसमें एफिशिएंसी हो। ठीक है, बेहतर काम करें, इस तरीके की रिसर्च डिजाइन हमें रखनी चाहिए। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, एक तो ये इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हमें इसमें देनी है और अपॉर्चुनिटी भी हमें देनी है कि क्या हमारी रिसर्च डिज़ाइन से फ़ायदा इससे होगा रिसर्च से। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा है, ये एग्जाम में तो क्या ही आएंगे इनमें से क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। इसके बाद है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एक तो टाइमलाइन है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन की टाइमलाइन का मतलब क्या है, आपको एक पर्टिकुलर इस तरीके की रिसर्च डिज़ाइन आपको सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका क्या हो, टाइम जो भी आपने टाइम डिसाइड किया उसी पर्टिकुलर टाइम में हो, और आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो इस तरीके की हो कि एक पर्टिकुलर समय में ही वो लागू हो रही हो, और आपको ये जो इस समय जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से आपकी रिसर्च डिज़ाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बाबा आदम के ज़माने की चीज़ों पे रिसर्च करने लगेंगे तो शायद वो इतने फ़ायदेमंद नहीं होगी जितना अगर हम आजकल के इशूज़ पे करें तो। ठीक है, तो टाइमलाइन के हिसाब से होनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस को मेज़र करने के, मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस मतलब जो भी हमारे एनालिसिस है उनको मेज़र हम करें। इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में है कि एनालिसिस को आपको मेज़र करना है, जो भी एनालिसिस आपका आया है उसको आपको क्या करना है, उसका मेजरमेंट आपको करना है। एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जो भी आपका रिसर्च डिज़ाइन है उसका आपको जितने भी स्टेटमेंट आप बना रहे हो वो बिल्कुल सही बनाओ, आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आप अपने रिसर्च डिज़ाइन का पर्पस बताओगे कि अगर मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ले रही हूँ तो उसका क्या कारण है कि मैंने एक्सपेरिमेंटल ली है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। टेक्निक्स टू बी implemented for collecting detail from research for research, टेक्निक्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कलेक्टिंग डिटेल फॉर रिसर्च, जो भी हम रिसर्च में डेटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें बतानी है। जो भी हमने सोचा है कि हम टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे वो सभी टेक्निक्स आपको क्या करनी है, रिसर्च में डिटेल में बतानी है कि मुझे सर्वे मेथड यूज़ करना है, मुझे ये क्वेश्चन यूज़ करना है, मैं घर घर जाऊँगी, उनसे बात करूँगी, उनकी चीज़ें देखूँगी, और सिर्फ मेथड ही नहीं, मैं उनका ऑब्जर्व भी करूँगी वहाँ पे, तो हर चीज़ मैं वहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, मेथड अप्लाइज फॉर एनालाइजिंग कलेक्टेड डिटेल, तो यहाँ पे क्या मेथड है कि मैं जो डिटेल है, जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए क्या मेथड जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सेटिंग फॉर रिसर्च डिज़ाइन, सेटिंग फॉर रिसर्च स्टडी। ठीक है, जो भी रिसर्च स्टडी है उसके क्या क्या हमारी सेटिंग्स है वो हमें बताने होंगे कि हम वो ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्यों यूज़ किया, रिसर्च स्टडी हमने क्यों यूज़ की है। ठीक है, बेसिकली आंसर फॉर व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, बाय व्हाट मीन्स। ठीक है, इसमें हर चीज़ का आंसर आपको देना है कि आप क्या करने वाले हो, कब करने वाले हो, कैसे करोगे, क्यों करोगे, कहाँ करोगे, ये सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन का एग्जाम वो है। इसके बाद आपके प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन रिसर्च प्रपोजल, अगर आपका रिसर्च, ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च डिज़ाइन में हम अंतर देख चुके हैं।
ओके, तो इसके बाद का जो पेज था वो डिलीट हो गया था, अभी रिस्टोर किया है मैंने। तो इसमें हम अभी क्या देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब इसी को हम आगे, इसके बाद इसमें क्या है आपका रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च प्रपोजल में क्या अंतर होता है। रिसर्च प्रपोजल मैंने आपको जो साइनॉप्सिस बताई थी, लिखने के लिए साइनॉप्सिस बताई थी ना इससे पहले। तो साइनॉप्सिस आपकी क्या होती है, साइनॉप्सिस क्या है, एक प्रपोजल है। ठीक है, एक प्रपोजल होता है कि मैं ये काम करने वाली हूँ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हम क्या बताते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या काम करना है, ये हम पूरा आपको बता चुके हैं। चैप्टर इससे पहले जो पढ़ाया था उसमें सब ये आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो साइनॉप्सिस में क्या होता है, साइनॉप्सिस में या फिर आपको रिसर्च प्रपोजल में, मान लीजिए मुझे कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी से सोलर एनर्जी से चलने वाली बाइक बनानी है। ठीक है, तो अगर मुझे सोलर एनर्जी से चलने वाली बाइक बनानी है तो मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं उसके लिए पूरी लेबोरेटरी वगैरह इस्टेब्लिश कर सकूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक साइनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल बनाऊंगी। ठीक है, जैसे साइनॉप्सिस आप बोल सकते हो, एकेडमिक लैंग्वेज में हम उसे साइनॉप्सिस बोल देते हैं, पर जनरली हम उसे बिजनेस में और जब हमें फंड लेना होता है तो हम उसे रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उस एक रिसर्च प्रपोजल बनाऊंगी, उसमें मैं लिखूंगी कि मैंने क्या सोचा है और किस बेसिस पे मैंने सोचा है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, हर चीज़ में उसमें लिखूंगी कि मुझे कितने फंड की ज़रूरत है, कहाँ मुझे काम करना है, क्या लगता है कि कितने टाइम में मैं ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर पाऊंगी। और अगर आप मुझे इस मेरे पर पैसे लगाते हैं तो मैं आपको क्या करूंगी, आप मुझे फंड देंगे तो मैं आपको फ्यूचर में जाकर के जो भी आपका फ़ायदा होगा मैं उसमें आपको इतना % जो है प्रॉफिट दूंगी। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना होगा, एक पूरी रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल में क्या आता है, हमारा रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च प्रपोजल का एक पार्ट है। ठीक है, जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है, रिसर्च प्रपोजल का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या बताया जाता है, इसमें क्या बताएंगे आप, एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स है फॉर स्पॉन्सरशिप। ठीक है, स्पॉन्सरशिप के लिए एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स है ताकि आपको क्या मिले, आपके फंड्स मिल सकें आपको अपनी रिसर्च को करने के लिए। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे लोग इस पर फंड्स देते हैं। ठीक है, फॉर एंटर इन द रिसर्च वर्क, और रिसर्च वर्क में एंटर करने के लिए भी हम क्या बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। जो आपको बताया था कि जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आप एक साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाओगे, वो आपको वहाँ आप रखोगे अपना प्रपोजल कि अगर वो आपको पीएचडी में एडमिशन देते हैं तो आप ये काम करोगे। ठीक है, तो वो उसमें पूरा आप इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप रख सकते हो और कुछ आप उसमें क्या रख सकते हो, कुछ आप फिर आप बाकी के उसमें रिसर्च डिज़ाइन रखोगे कि आपको काम क्या करना है। ठीक है, तो ये आप जाकर के वहाँ पे उनको जो भी आपकी टीम्स होंगे जिनसे आपको फंड चाहिए या पीएचडी में एडमिशन चाहिए, आप उनके सामने जाकर प्रेजेंट करोगे। अगर उनको आपका रिसर्च प्रपोजल पसंद आएगा, बिजनेस प्रपोजल भी कह देते हैं कभी कभार इसको। ठीक है, तो अगर उनको वो पसंद आएगा तो आप पे फंड और टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कन्विंस स्पॉन्सर फॉर प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रपोजल हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने जो स्पॉन्सर हैं उनको क्या कर सके, कन्विंस कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम रिसर्च प्रपोजल को यूज़ करते हैं। साइनॉप्सिस हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया, बिजनेस प्रपोजल हो गया, ये सब लगभग एक ही चीज़ है, थोड़ा बहुत इनमें अंतर आता है, पर डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मुझे फंड चाहिए, मान लीजिए मैं अपना एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एक अकाउंट, तो मैं क्या करूँगी, बड़े बड़े लोगों के पास जाऊँगी, उन्हें बताऊँगी कि भाई मैंने ये करने का सोचा है, आप मेरे ऊपर पैसे लगाओ, अगर आपने पैसे लगाए तो मैं आपको इतना % प्रॉफिट दूंगी अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका बिजनेस प्रपोजल हो गया। तो बस यही है आपके रिसर्च प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल, साइनॉप्सिस सब लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, इनके फॉर्मेट में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन मेन यही है कि आप अपने काम को किस तरीके से सामने वाले को दिखा रहे हो ताकि वो आपको क्या दे, फंड दे। ठीक है, फिर क्या है, हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो रिसर्च प्रपोजल का एक पार्ट है। सिंपल सी बात है, रिसर्च प्रपोजल में तो आप हर चीज़ बताओगे ना कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या आपने टॉपिक सोचा है। ठीक है, टॉपिक क्या सोचा है, उसमें क्या उद्देश्य हैं आपकी रिसर्च के, क्या हाइपोथेसिस आप बनाओगे, क्या लिटरेचर रिव्यू की बात करोगे, आपके कितने लोगों ने इस पर काम कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर क्या बताओगे, रिसर्च डिज़ाइन भी बताओगे, प्रोसीजर बताओगे। ठीक है, तो ये क्या है, रिसर्च डिज़ाइन हमारे रिसर्च प्रपोजल का ही क्या है, एक पार्ट है। तो इसको याद रखोगे आप कि रिसर्च प्रपोजल का पार्ट क्या है, रिसर्च डिज़ाइन है। तो रिसर्च प्रपोजल में तो हम बहुत सारी हेडिंग्स बनाते हैं, जैसे कि हम थीसिस में बहुत सारी हेडिंग्स बना रहे थे, तो उनमें एक हेडिंग्स में क्या आएगा, आपका रिसर्च डिज़ाइन भी आएगा। टीम आप इसमें बताओगे रिसर्च प्रपोजल में, डिलीवरेबल आउटकम जो होंगे आपके वो आप बताओगे, लिमिटेशंस बताओगे, शेड्यूल एंड कॉस्ट बताओगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें बताते हो अपने रिसर्च प्रपोजल में, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, आपकी क्या लिमिटेशंस है, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा आपका खर्च होगा, क्या शेड्यूल्स आपके रहेंगे, क्या आउटकम्स आपको मिलेंगे, क्या रिजल्ट
रिजल्ट मिलने के चांसेस आपको हैं, तो ये सब चीज़ आप उसमें अपनी रिसर्च प्रपोजल में बताओगे, ठीक है। और सामने वाले को आप पे पैसा लगा के क्या प्रॉफिट होगा वो भी आप इसमें अपने प्रेजेंटेशन में, अपने रिसर्च प्रपोजल में बताओगे, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है आपका? ब्रीफ, सब्जेक्ट, एरिया, डिटेल एंड प्लान ऑफ द कंडक्ट स्टडी। जो भी आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो उसका एक सिंपल सा वो बताते हैं, कहाँ काम करना है, कितने लोगों पे काम करना है, रिसर्च आपका सैम्पल क्या होगा, आपका लोकल ऑफ द स्टडी क्या होगा, आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे हो, बस आप ये किसमें बताओगे? रिसर्च डिज़ाइन में बताओगे। टू गाइड द थ्रू आउट प्रोसेस, आप पूरी प्रोसेस को क्या करना है, ये आपकी पूरी प्रोसेस को बताएगा, ठीक है। और जब आप आगे जाके प्रोसेस को अपनी फॉलो करोगे तो ये गाइड करेगा आपको, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है उसका प्लान के बारे में ये बताएगा, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च मेथड का ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च प्रपोजल में अंतर। इसी में अब हम आगे देखते हैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या क्या देते हैं वही आपने देखा। हाउ विल एथिकल इशूज़ बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। किस तरीके से जो एथिकल इशूज़ हैं उनको आप ध्यान दोगे, ठीक है। किस तरीके से हमारी रिसर्च जो है वो एथिकल होगी। एथिकल का मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो उस काम से किसी को भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, किसी का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका ख़राब नहीं होना चाहिए, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो ये सब क्या है? एथिकल इशूज़ आप किस तरीके से फॉलो करोगे, ये रिसर्च प्रपोजल में बताना है। हाउ शुड रिस्पोंडेंट कॉन्टैक्ट इफ़ दे हैव एनी क्वेरीज, मतलब ये भी आप बताओगे अपने रिसर्च प्रपोजल में कि आपने अगर क्वेश्चन या लोगों को फिल करने को दिया है या आपने इस तरीके से कुछ डेटा कलेक्शन का जो भी मेथड है उसमें अगर रिस्पोंडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो वो किस तरीके से अपने क्वेरीज को क्या करेगा? क्लियर करेगा, ठीक है। हाउ विल द स्टडी पॉपुलेशन भी आइडेंटिफाई, किस तरीके से आप अपने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करोगे। पॉपुलेशन मतलब जिन लोगों पे आपको काम करना है। जैसे कि अगर मैं ये देख रही हूँ कि मुझे बच्चों के डाइपर्स पे काम करना है तो मेरा पॉपुलेशन क्या होगा? जितने भी बच्चे हैं इंडिया के वो बच्चे मेरे पॉपुलेशन होंगे, ठीक है। तो आप किस तरीके से अपने पॉपुलेशन को, स्टडी के पॉपुलेशन को क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई कर रहे हो। हाउ विल कंस्टिट्यूट द स्टडी पॉपुलेशन, ठीक है। आप किस तरीके से स्टडी पॉपुलेशन को इकट्ठा करोगे, कैसे आप उनको उन तक पहुंचोगे, ठीक है। विल अ सैम्पल और होल पॉपुलेशन बी सिलेक्टेड, आप क्या पूरी पॉपुलेशन पे काम करोगे और उसमें से कुछ सैम्पल्स को सिलेक्ट करोगे। इफ़ अ सैम्पल इज सिलेक्टेड हाउ विल इट बी कॉन्टेक्टेड, ठीक है। अगर आपको सैम्पल सिलेक्ट करना है तो आप कैसे उन लोगों से कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है। हर चीज़ आप इसमें बताओगे कि मान लीजिए अब अगर मैं देखूँ तो इंडिया में कम से कम 30-40 करोड़ हमारे बच्चे होंगे, तो अब मैं हर किसी सारे बच्चों पर तो काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने हिसाब से कुछ इस तरीके का डेटा ले लूँगी जो जस्टिफाई करेगा, सैंपल का साइज़ ले लूँगी जो जस्टिफाई करेगा कि हाँ इतने बच्चों पे काम करा है तो ठीक है। तो उस हिसाब से मैं किस मेथड से मैं अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रही हूँ और उन पर मैं कैसे काम कर रही हूँ, ठीक है। हाउ विल कंसेंट बी सॉर्ट, मतलब कैसे आप उनसे कंसर्न लोगे कि वो कंसर्न आप अपना दे रहे हैं कि अगर सामने वाला इच्छुक नहीं है डेटा देने का या फिर उसको पसंद नहीं है कि आप उसके साथ काम करो तो आपको क्या करना है, उसकी इस इच्छा की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। व्हाट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी यूज्ड और व्हाई, अगर आप डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो और क्यों यूज़ कर रहे हो। आप सिंपल सी बात है, कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है और क्यों आप ये वाला मेथड आपने सिलेक्ट किया है। जैसे डेटा कलेक्शन के लिए क्या क्वेश्चनर मेथड यूज़ कर सकते हो, आप घर का सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू मेथड यूज़ कर सकते हो, केस स्टडी मेथड यूज़ कर सकते हो, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। आप कौन सा मेथड आप उसमें से यूज़ कर रहे हो। इन द केस ऑफ क्वेश्चनर वे विल द रिस्पोंडेंट बी रिटर्न, अगर आप क्वेश्चनर लोगों को भेज रहे हो तो वो कैसे आपको रिटर्न करेंगे अपने क्वेश्चनर फिल करने के बाद, ठीक है। एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट एनालिसिस, आपको पूरा खर्चे को एनालिसिस करना है और अपने एक्सपेंडिचर को एनालिसिस करना है, ठीक है, कि कितना आपका पूरा टोटल खर्च होगा। फिर नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन आखिर हम बनाते क्यों हैं और क्या फंक्शंस हैं रिसर्च डिज़ाइन को बनाने के। रिसर्च डिज़ाइन में मतलब पहले से ही मैं ये चूज़ करके बैठ जाऊँगी कि मुझे किस एरिया में काम करना है, मुझे दिल्ली पे काम करना है, ठीक है। तो वो अगर पहले से सिलेक्ट कर लूँगी वो एरिया तो मुझे क्या है, रिसर्च डिज़ाइन में मेरे से मेंशन होगा, मुझे ये पता होगा कि मुझे 200 लोगों पे काम करना है और कैसे 200 लोगों पे काम करना है ये सब मैं इसमें देखूँगी, ठीक है। फिर है हमारा तो फंक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में क्या, टू डिटेल द प्रोसीजर फॉर अंडरटेकिंग अ स्टडी, प्रोसीजर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। टू डिटेल द प्रोसीजर फॉर अंडरटेकिंग अ स्टडी, ठीक है। इसमें
क्या आपको करना है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका डिटेल प्रोसीजर आपको बताना है। जो भी आपने रिसर्च करनी है, जो आपने मेथड लिया है, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो उसका पूरा डिटेल बताओगे कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाले हो। जो आपने उद्देश्य बनाए अपने रिसर्च के, उनको किस तरीके से आप उनकी फाइंडिंग्स और आप उनका रिजल्ट निकालने वाले हो। ठीक है, फिर है प्रोसीजर की क्वालिटी को इंश्योर करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोसीजर की क्वालिटी को इंश्योर करेगा कि कोई गलती ना छूटे। ठीक है, पहले से ही आप अगर हर चीज़ कर लोगे तो आपको ये रहेगा कि आपके एरर्स कम से कम आएंगे और आपका जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी। आप पहले से सब कुछ डिसाइड कर लोगे। सिलेक्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन शुड बी आइसोलेट, नो फैक्टर कैन इफेक्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन आपने जो सिलेक्ट की है वो आइसोलेट होनी चाहिए, मतलब वो सबसे अलग होनी चाहिए ताकि कोई भी फैक्टर जो है उस पर इफेक्ट ना डाल सके। सोच समझ के आप रिसर्च डिज़ाइन को बनाओगे कि वो उस पर चीज़ें कम से कम इफेक्ट डालें। ठीक है, वर्क ऑन क्वालिटी। क्वालिटी पे आपने काम करना है तो वैलिडिटी पे काम करोगे, एक्यूरेसी पे काम करोगे और ऑब्जेक्टिविटी पे काम करोगे। ठीक है, क्या होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, बिल्कुल सही काम आपका होना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी और एक्यूरेसी एक ही बात है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको किसी भी तरीके से उसमें अपनी खुद का जो विचार है वो उसके अंदर नहीं लाना है। आपकी रिसर्च जैसी आई है, आपको जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, जो भी आपका रिसर्चर रिस्पॉन्डेंट बोल रहा है, आपको वैसा का वैसा ही अपनी रिसर्च में मेंशन करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, वैलिडिटी हो गई, ये आपका क्वालिटी पे आपको काम करना है। वेरीफाई दैम एंड इंश्योर दैट इट इंक्लूड इन रिसर्च डिज़ाइन। अब आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे और ये इंश्योर करोगे कि ये सब चीज़ें आपकी क्या है रिसर्च डिज़ाइन में होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, वेरिएंस को कंट्रोल करना है कि चीज़ों में जो वेरिएंस है, यानी कि जो चीज़ों में भिन्नताएं आ रही है, जो अंतर आ रहा है वो कम से कम आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें देखनी है। सबसे पहले आपको क्वालिटी इंश्योर करना है। जब आप क्वालिटी इंश्योर करोगे तो अपना आपकी गलतियाँ कम होंगी। ठीक है, प्रोसीजर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। प्रोसीजर का डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो भी आपका प्रोसीजर है उसका आपको क्या करना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। यानी कि आपने जो भी चीज़ें फॉलो करनी है उसका आपको क्या करना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। नेम ऑफ स्टडी डिज़ाइन। आपका स्टडी डिज़ाइन का नाम क्या है। ठीक है, जो भी आपकी स्टडी डिज़ाइन है उसका नाम क्या है, क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, या कंपैरेटिव है। जो भी चीज़ें हैं आपकी, ये आपको पहले से ही बताना है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल हम पढ़ चुके हैं, पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था। बिफोर एंड आफ्टर वाला रिसर्च आपको करनी है, यानी कि कंपैरेटिव करना है कि पहले मैंने बच्चों का टेस्ट लिया तो इतने मार्क्स आए। ठीक है, और उसके बाद मैंने उन्हें पूरा पढ़ा के टेस्ट लिया तो कितने मार्क्स आए, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर वाला कंपैरेटिव, जैसे कि पहले मैंने क्रीम लगाई तो मैं इतनी गोरी थी, फिर बाद में पहले क्रीम नहीं लगाई तो मेरा कलर ये था, फिर मैंने क्रीम लगाई तो मैं इतनी गोरी हो गई। ठीक है, तो वो क्या है, आपको कंपैरेटिव करना है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर का। तो ये आपको पहले से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कौन सी रिसर्च आप कर रहे हो। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, रैंडम कंट्रोल वाला काम कर रहे हो, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रहे हो जिसमें आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, जो हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ भी चुके हैं, तो एक तरह से दोबारा से रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद सेकंड और थर्ड क्लास में हमने सारे मेथड्स पढ़े हैं, ये वही हैं, बस जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी है तो हमें उन जो टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी में हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी वाली टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारी सिलेक्ट है, तो उसके हिसाब से ही हमें रिसर्च डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, केस स्टडी मेथड यूज़ करना है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नया मेथड भी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंटल कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, चीज़ों को कंट्रोल करना है, वेरिएबल के इफेक्ट देखने हैं, ये सब चीज़ें मुझे एक्सपेरिमेंटल में करनी है। ठीक है, तो ये बस वही है, उसी के हिसाब से जो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो भी मैं रिसर्च का टाइप सेलेक्ट कर रही हूँ उसी के हिसाब से मैं रिसर्च डिज़ाइन बनाऊँगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिज़ाइन। एक तो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं आपके, कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके रिलेटेड टू डिज़ाइन, इसमें सबसे पहला आएगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको देखना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आगे पूरा चैप्टर है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आगे पूरा इसका चैप्टर है। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस आपको इसके अंदर रखनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको रखनी है। ठीक है, ये आपको देखना है कि आपकी जो रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये आप बताओगे। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आप इसमें दिखा सकते हो, ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये सब आप बता सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डिज़ाइन से रिलेटेड, आपकी इनमें से जो भी फॉलो कर रहे हो आप उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल ले रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंटल के अंदर अपना कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये सब आप उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, ये वैसे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पर चलो अब लिखा है तो। फिर है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में ये वही है जो टाइप्स ऑफ रिसर्च था, तो इसमें बस थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा
100% ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि किसी बुक में कुछ मिला हुआ होता है, किसी बुक में कुछ मिला हुआ होता है, तो इतना बहुत ज़्यादा 100% ये नहीं है। बस एक एक ऊपर से आप रीड आउट इसको कर लेना, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन हमारी दो तरह की बेसिकली है। एक तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें प्रॉब्लम का ज़्यादा पता ना हो और हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे प्रॉब्लम का। कौन सी वाली रिसर्च हो गई? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो हमने पढ़ी थी ना, वही वाली तो है ही। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या था कि हमें अभी प्रॉब्लम का कुछ ज़्यादा पता नहीं था, हम उसके बारे में पता कर रहे हैं। जैसे कोविड था, कोविड का एकदम से आया, लोग मरने लग गए, तो हमने उसके बारे में पता करना शुरू किया, तो वो क्या है? एक्सप्लोरेटरी है, ठीक है। कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन में क्या होगा? प्रॉब्लम के बारे में पता है और सॉल्यूशन पाने के लिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं? समाधान कर रहे हैं। हमें पता तो चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, हमारा कोविड है, ये हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है, लेकिन अब हमें उसका वैक्सीन बनाना है, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई? आपकी कंक्लूसिव रिसर्च हो गई, ठीक है। तो कंक्लूसिव में आपका क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आएगी और कॉजल रिसर्च आएगी। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करोगे? चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं ऐसे कैसे ही, ठीक है। और कॉजल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम इसमें दिखाते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल, अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपकी कितनी आ गई? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन आएगी और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन आएगी। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल हमने अपने दूसरे या तीसरे चैप्टर उसमें वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वहाँ आप देख लेना। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? जब हम एक ही समय पे अलग अलग ग्रुप्स पे काम कर लेते हैं, तो वो हमारा क्रॉस सेक्शनल हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? हम एक ही ग्रुप लेते हैं और लंबे समय तक उसके साथ काम करते रहते हैं, वो हमारा क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप हो गया। ये बहुत डिटेल में टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन हो गया और कोहर्ट स्टडीज हो गया, मल्टी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन हो गया, ठीक है। ग्रुप वाइज चीज़ों को लेते हैं। कोहर्ट में क्या है? कोहर्ट वो होता है, कोहर्ट आपका कौन सा है? कोहर्ट है जब एक पर्टिकुलर समय के लोगों पे हम स्टडी करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2010 में जितने भी बच्चे जन्म लिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है नेट में, वो किस स्टडी में हम उन बच्चों के बारे में स्टडी करेंगे? तो वो कोहर्ट स्टडीज़ में करेंगे, ठीक है। तो जो कोहर्ट होता है, कोहर्ट का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर समय में जो पैटर्न चल रहा है, जो लोग हुए हैं, ठीक है, उन पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? कोहर्ट स्टडी और मल्टी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन हम यूज़ करेंगे अपनी क्रॉस सेक्शनल के अंदर, ठीक है। सिंगल क्रॉस सेक्शनल तो वो सिंपल जो क्रॉस सेक्शनल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन में आपका पैनल स्टडीज़ हो गया और ट्रेंड स्टडीज़ हो गया। पैनल स्टडीज़ में आपका क्या आएगा? पूरा पैनल एक साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या? लंबे समय तक पूरा पैनल काम करता रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे समय तक, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? हम एक ही कम समय में अलग अलग ग्रुप लेके काम कर लेते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या करता है? हम एक ही ग्रुप को लंबे समय तक स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ रखा है। उसके बाद आपका सेकंड है ट्रेंड्स स्टडीज। अलग अलग समय पे ट्रेंड की स्टडी हम इसमें करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, मतलब लंबे समय तक जो ट्रेंड चलते आ रहे हैं, अलग अलग समय पे जो ट्रेंड चलते जा रहे हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिसर्च डिजाइन के वो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ आएगा। फिर है आपका पार्ट्स ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में क्या है? आपका सैंपल डिजाइन करोगे आप सबसे पहले। अगर रिसर्च डिजाइन हम बना रहे हैं तो उसमें मेन हमें क्या चीज़ें, चार चीज़ें बतानी है। एक तो सैंपल बताना है कि हम सैंपल कैसे ले रहे हैं। दूसरा हमें ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन बताना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा आपका कौन सा, किस तरीके से यूज़ करो, और ऑपरेशनल डिज़ाइन आपको बताना है, ठीक है। आपको बेसिकली अगर आप ये कर रहे हो रिसर्च डिज़ाइन, तो आपके चार पार्ट है। इसको सो से आप याद कर सकते हो। सो से सैम्पल डिज़ाइन, ओ से ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, एस से स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन और ओ से ऑपरेशनल डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लेना। इसमें आपका देखो सैम्पल डिज़ाइन में आप सबसे पहले क्या करोगे? जो आपका बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उसमें से आप एक छोटा सबसेट निकाल लोगे, एक छोटा सबसेट बना लोगे, छोटे बड़े ग्रुप में से एक छोटे ग्रुप निकाल लोगे और उससे इन्फॉर्मेशन आप लोगे, ठीक है। कितना और कैसा सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये है आपका रिप्रेजेंट पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में, नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कितना एंड कैसा सैंपल आप सिलेक्ट करोगे। मतलब कि अगर मुझे ये देखना है कि भाई डीयू के जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग लेवल है वो कितना हाई है, ठीक है। डीयू के बच्चे का और एक जो सिंपल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके बच्चे के लर्निंग में कितना अंतर है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डीयू के बच्चे लेने, तो डीयू में तो बहुत बच्चे होंगे, मतलब 5-7 हज़ार मुझे लगता है वहाँ पे कैंडिडेट होंगे, और सिंपल यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी है। तो अब मैं सबको तो नहीं दे सकती, तो मैंने क्या करूँगी, मैं ये देखूँगी कि अगर मेरे पास टोटल 10,000 का सैंपल है, तो 10,000 में से मैं क्या करूँ, सॉरी 10,000 की मेरी पॉपुलेशन है, रिसर्च पॉपुलेशन है, तो उसमें से मैं 500 लोगों पे काम कर रही हूँ। तो मैं उसमें से क्या सोच लूँगी कि भाई मैं 500 पे काम कर सकती हूँ, क्योंकि पीएचडी की रिसर्च का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आपको 3 साल में वो करना है। तो आप ज़्यादा 500 का सैंपल आप ले लोगे। अब 500 का जो आप सैंपल ले रहे हो, उस सैंपल को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि डीयू के किस किस कॉलेज में, जैसे मान लीजिए डीयू के 10 कॉलेज हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डीयू के 10 कॉलेज में से वो सैंपल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। कितना क्लियर हो गया ना।
तो आप उसमें से 500 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट कर लोगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके सैंपल कहलाएंगे। ठीक है, ये हम आगे अभी कल के लेक्चर में हम पूरा सैंपल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन है। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में क्या होता है आपका, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में ऑब्जर्व सिचुएशन एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। इसमें ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, सिचुएशन और बिहेवियर प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सिचुएशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम हम देखते हैं, ऑब्जर्व सिचुएशन एंड बिहेवियर ऑफ पीपल्स सैंपल। ठीक है, एग्जाम्पल इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में हम जो भी हमने सैंपल डिज़ाइन किया उन पर काम करना है। ठीक है, उन पर आपको ये देखना है कि जो भी आपके सैंपल आप लेके आओ, जैसे इंटरव्यू है, क्वेश्चन या मेथड है, आपको वो सिलेक्ट करना है कि आपको उनसे किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना है। स्टैटिस्टिकल डेटा में क्या है, विच टाइप ऑफ स्टेट्स अप्लाई ऑन डेटा, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस एंड कलेक्टिव क्वांटिटेटिव स्टेप। ठीक है, फिर ये आपको क्या करना है कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा आपके पास आया है, जो क्वेश्चनर भर के आपके पास आ गया है, किस तरीके से आप उसके डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, किस तरीके से आप आगे के स्टेप्स जो है वो फॉलो करोगे। ऑपरेशनल डिज़ाइन में आपका क्या है, ऑपरेशनल डिज़ाइन में है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल डिज़ाइन। इसमें प्रैक्टिकली जो आपका रिसर्च वर्क पर आप कैसे काम करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, किस तरीके से आपके मैनेज चीज़ों को आप करने वाले हो, वो आप इसमें बताओगे, ऑपरेशनल डिज़ाइन में बताओगे। ठीक है, कितने पैसा आप कहाँ से मैनेज करोगे, किस तरीके से आप चीज़ें अरेंज करोगे जो आपको चाहिए। जैसे कि अगर मुझे अपना क्वेश्चनर यूज़ करना है तो वो क्वेश्चनर मुझे कितने का, 600 का मैंने अपने एग्जाम 6 या 1000 का कुछ मैंने मंगाया था, तो वो मैंने आगरा साइकोलॉजिकल सेंटर से वो क्वेश्चनर मंगाया था, उसको फॉलो किया, उसको यूज़ किया था मैंने अपनी रिसर्च में। ठीक है, तो ये मैं ऑपरेशनल डिज़ाइन में बताऊँगी कि मैंने जो क्वेश्चनर, मुझे अपने जो चीज़ें चाहिए वो मैं किस तरीके से अरेंज करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब पहला है सैम्पलिंग में है, कैसे आइटम को सिलेक्ट करोगे, ये आपका सैम्पलिंग में आएगा। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में क्या आएगा आपका, ऑब्जर्वेशनल, किस तरीके से आप सैंपल पे काम कर रहे हो, किस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को। ठीक है, ये आपका किस में आएगा, ऑब्जर्वेशनल में आएगा। फिर स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन में आएगा, डेटा पे टेस्ट कौन लगाएगा। ठीक है, किस तरीके से आप डेटा को एनालिसिस करोगे, ये आपका स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन में आएगा। और ऑपरेशनल डिज़ाइन में आएगा, विच डील विद द टेक्निक्स बाय विच द प्रोसीजर सेटिस्फाई इन सैम्पलिंग। ठीक है, अब ये किस पे डील कर रहा है, ये आपकी उन टेक्निक्स पे डील कर रहा है जिससे आपका क्या होगा, जो सैम्पलिंग है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। मतलब फाइनली आप प्रैक्टिकली ये बताओगे कि जो भी आप काम कर रहे हो, रिसर्च वर्क पे आप कैसे काम कर रहे हो, फाइनेंशियल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह टोटल क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें बताओगे। फिर नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। कुछ और भी टाइप्स हैं इसमें, जैसे कि आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कह सकते हो, आप डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च कह सकते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हो। तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपको बताइए। एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अभी हमें इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है। अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन है आपका, जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन हम इसमें यूज़ करते हैं। ये समय मैं आपको बताऊंगी। पर्पसिव एंड जजमेंट हो गया। नो प्री प्लान डिज़ाइन फॉर एनालिसिस। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। नो फिक्स डिसीजन अबाउट द ऑपरेशनल प्रोसीजर। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या है, हम एक्सप्लोरेटरी तब यूज़ कर रहे हैं जब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, तो हम एक तो हमारी जो डिज़ाइन होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हमें अलग अलग एस्पेक्ट से उसको हमें क्या करना है, कंसिडर करना है और उसको समझना है। ठीक है, प्रॉब्लम को अलग अलग एस्पेक्ट से हमें समझना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसे हम पर्पसिव और जजमेंट सैम्पल भी बोलते हैं। नो प्री प्लान डिज़ाइन फॉर एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस के लिए कोई भी प्री प्लान डिज़ाइन नहीं होता, क्योंकि अभी प्रॉब्लम के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है ना, तो हम पहले ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते इसमें। अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा के लिए जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होता, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रक्चर्ड चीज़ों के थ्रू डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा पता अभी नहीं है। ठीक है, नो फिक्स डिसीजन अबाउट द ऑपरेशनल प्रोसीजर, और जो भी प्रोसीजर हमें ऑपरेशनल करना है, जो भी हमें स्टेप्स आगे फॉलो करने हैं उसके बारे में
कोई भी एक फिक्स डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आपको किसी एक अनजान व्यक्ति के पास भेज दिया जाए जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, तो और बोला जाए आपको उससे इंटरव्यू लेना है, तो आप क्या करोगे, आपको पहले से आप क्या प्रिपेयर करके जाओगे। इसके विपरीत आपको ये बोला जाए कि आपको अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लेना है, तो आप उनके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो एक्सप्लोरेटरी में ये होता है क्योंकि आप पहले से ज़्यादा चीज़ों को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आप उनके साथ किस तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। तो ये हमारा है। इसके बाद आपका दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपकी रिजिड होती है, ठीक है। रिजिड मतलब बिल्कुल फिक्स होती है क्योंकि आपकी जो भी चीज़ है उसको वैसे का वैसा ही आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बायस, इसमें बहुत ज़्यादा बायस आप नहीं हो सकते कि कोई भी चीज़ है आपको ऐसे कैसे ही क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, इसमें रिलायबिलिटी को आपको मैक्सिमाइज करते हैं। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी की, जो भी चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो बार बार ऐसी की ऐसी ही डिस्क्राइब आपकी हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन, ठीक है, इसमें आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन आपका इसके अंदर आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्री प्लान डिज़ाइन फॉर एनालिसिस, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो इसके लिए जो भी डिज़ाइन होगा आपका, जो जब आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए आप जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हो वो पहले से ही प्री प्लान होगा, ठीक है। पहले वाले में जो एक्सप्लोरेटरी था इसमें कुछ भी प्लान हम नहीं कर पाए थे क्योंकि चीज़ों को जानते नहीं थे, पर यहाँ पे हमें चीज़ों का पता है, हमें जो भी चीज़ है ऐसे कैसे ही उसे डिस्क्राइब करना है, तो हम कौन सा करेंगे, पहले से हम प्लान कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड और वेल थॉट आउट इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्टिंग ऑफ डेटा, तो जो भी डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया वो बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ होता है और पहले से ही वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एडवांस डिसीजन अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर, ऑपरेशनल प्रोसीजर के बारे में ये एडवांस डिसीजन आपको दे सकता है, ठीक है। आप पूरा जो भी आपका प्रोसीजर है, आप जो भी काम करने वाले हैं उसके बारे में आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या है, को रिलेशनल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी इसमें आएगी, एक्सपेरिमेंटल और सर्वे रिसर्च आपकी इसमें आएगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव में कौन कौन सी आएगी, को रिलेशनल आपकी इसके अंदर आ सकती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल आ सकती है, एक्सपेरिमेंटल आ सकती है और सर्वे आ सकती है। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने पीछे वो पढ़ा था क्वांटिटेटिव वाली रिसर्च, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, एथनोग्राफी आपके इसमें आ सकती है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन सी रिसर्च होती है जिसमें हम कल्चर पे या किसी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं लोगों के, या कल्चर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, दो कल्चर में किस तरीके का अंतर पाया जाता है वो पढ़ते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होगी, एथनोग्राफी की रिसर्च होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका कल्चर, कास्ट, ग्रीड बना के ग्रुप में अध्ययन करते हैं हम। हिस्टोरिकल रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव में आ सकती है, नरेटिव आ सकती है और केस स्टडी आपकी क्वालिटेटिव में आ सकती है रिसर्च डिजाइन में, ठीक है। वही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो रिसर्च डिजाइन में अगर देखा जाए तो एक तरह से रिवीजन है जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था। तो हम सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिसर्च की टाइप हमें लेनी है और उसी रिसर्च की टाइप के हिसाब से हमें रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे पूरा, हमें पढ़ना है कल सैम्पलिंग पे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे क्वेश्चन भी खूब आते हैं। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।